बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। सर सुल्तान फ़ोन पर आईएसआई के डायरेक्टर जनरल से उलझ पड़े थे। दूसरी तरफ से भी नाखुशगवार ही लहजे में गुफ्तगू हो रही थी। आखिर सर सुल्तान ने कहा, वो पेंटिंग मेरे महकमे के किसी आदमी की तहवील से गायब नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी मेरे आदमी ने उसकी बाजियाबी के सिलसिले में तुम्हारे महकमे की मदद की। मेजर फ़हीम के कातिलों को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दिया। अब और क्या किया जाए? लेकिन पेंटिंग कहाँ गई? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। शायद इमरान भी ना बता सके। पहले ख्याल था कि पेंटिंग पर स्याह रंग फेर दिया गया है, लेकिन माहिरीन की राय है कि इस कैनवस पर सिरे से कभी कोई तस्वीर थी ही नहीं, सिर्फ स्याह रंग फेरा गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, जिसके कब्जे से वो फ्रेम बरामद हुआ है उससे पूछो। सर सुल्तान ने कहा, वो कहता है कि उसने गाड़ी की डिक्की में पेंटिंग ही रखी थी और उसका ख्याल है कि इमरान ने पहले ही तस्वीर गायब करके दूसरा फ्रेम डिक्की में रख दिया होगा, क्योंकि इसकी गाड़ी इंटरकॉन के शेड नंबर 27 में खड़ी रहती थी। दूसरी तरफ से कहा गया, इमरान क्यों गायब करने लगा? सर सुल्तान ने पूछा। मुलजिम का ख्याल है कि इमरान उससे लाखों डॉलर कमा सकता है। बकवास, खुली हुई बकवास। अगर इमरान ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और तुम भी कर सकते हो, सर सुल्तान ने कहा। बहुत ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो, कहा गया। यह खुशफहमी नहीं, हकीकत है, सर सुल्तान ने कहा। मुलजिम का ख्याल है कि जब तक इमरान का टकराव उससे नहीं हुआ था, उसे पेंटिंग की कदरों कीमत का इल्म नहीं हो सका था। वो उसे शिमला की झक समझता रहा था, कहा गया। और मैखावर ने उसे पेंटिंग की कदरों कीमत से आगाह कर दिया था, सर सुल्तान ने तंजिया लहजे में पूछा। वो यही कहता है, झक मारता है। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर सुल्तान ने कहा। पेंटिंग की वापसी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। एक मुलजिम मेरे एक आदमी के खिलाफ कोई बयान देता है और तुम उस पर यकीन कर लेते हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास या इसके पास कि पेंटिंग इमरान ने ही गायब की है? सर सुल्तान ने कहा। बात ना बढ़ाओ सुल्तान, सिर्फ तुम्हारे ख्याल से दोस्ताना अंदाज में इस मसले को तय करना चाहता हूँ, वरना बराह रास्त भी कोई कार्रवाई कर सकता था। तो मैं इसे धमकी समझूं? सर सुल्तान बोले। नहीं डियर, इस बात का अंदाज भी दोस्ताना ही है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। यानी अब क्या चाहते हो? बहुत चालाक हो। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आई। फिर डायरेक्टर जनरल ने कहा, इमरान से कहो कि वो फोटोग्राफी हमारे हवाले कर दे। कौन से फोटोग्राफ? सर सुल्तान ने पूछा। उस पेंटिंग के। मुझे ऐसे किसी फोटोग्राफ का इल्म नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। उससे पूछो। अगर वो किसी से इसका एतराफ़ कर चुका है तो मुझसे भी झूठ नहीं बोलेगा, सर सुल्तान ने कहा। वो मैं खावर से इसका एतराफ़ कर चुका है। फिर वही मैं खावर? सर सुल्तान भिन्ना कर बोले। तुम इमरान को टटोलने की कोशिश करो, डायरेक्टर जनरल ने कहा। खैर, मैं देखूंगा। बाय बाय, कहकर सर सुल्तान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसकी उनकी आंखों में पर तशवीश के आसार थे, लेकिन उन्होंने इमरान से फ़ोन पर राब्ता कायम नहीं किया था। इसकी बजाय अपने पर्सनल असिस्टेंट को उस पर की तलाश पर मामूर किया था। लिहाजा करीबन 1.5 घंटे बाद वो उनके रिटायरिंग रूम में बैठा हुआ नजर आया। सर सुल्तान उसे अपनी और आईएसआई के डायरेक्टर जनरल की गुफ्तगू के बारे में बता रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटिंग जहाँ भी है महफूज है, इमरान पुरतफक्कर लहजे में बोला। अगर किसी में खावर के पास से भी तस्वीर को गायब कर दिया गया है तो उसकी जगह उसी किस्म का दूसरा फ्रेम रखने की क्या ज़रूरत थी? सर सुल्तान ने कहा। अपनी अपनी अफ्तादे तबाह है, इमरान सर हिलाकर बोला। अगर मैं उस पेंटिंग को पार करता तो उसकी जगह एक मुर्दा बतख रख देता। मकसद मैखावर को चिढ़ाने के अलावा और कुछ ना होता। तुम फिर बहकने लगे, सर सुल्तान बोले। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि वो हरकत उसे चिढ़ाने के लिए ही की गई थी, इमरान बोला। मगरबी जर्मनी के किसी एजेंट की हरकत हो सकती है? सर सुल्तान ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। सारी दुनिया को उस पेंटिंग से दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि उसका ताल्लुक हिटलर के कलेक्शन से था, इमरान ने कहा। खैर, हाँ तो अब तुम फोटोग्राफ की बात करो, सर सुल्तान बोले। आप भी इधर उधर वालों की बातों में आ गए, इमरान ने कहा। मुझसे अड़ने की कोशिश कर रहे हो, सर सुल्तान ने कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान बोला। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुमने मुझे सरदारगढ़ से कॉल करके इस हंगामे के बारे में बताते हुए उस नामालूम आदमी के मुतालबे को दोहराया था, तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उस तस्वीर से मुतालिक किसी नतीजे पर पहुंचे हो। इसका जवाब तुमने ये दिया था कि नतीजे का इल्म तुम्हें महकमे की लेबॉर्ट्री तक पहुंचे बगैर नहीं हो सकता। आखिर किस बिना पर तुमने ये बात कही थी?
ओरिजिनल पेंटिंग उस वक्त तुम्हारे कब्जे में तो नहीं थी? सर सुल्तान ने पूछा। आप तो मेरे वालिद साहब से भी ज़्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। इमरान बेबसी से बोला। फोटोग्राफ अपने पास रखकर क्या करोगे? सर सुल्तान ने नरम लहजे में पूछा। उसे ट्रॉफी समझकर रखूंगा। फजूल बात। देखिए जनाब, पेंटिंग का मौमा हल की बगैर फोटोग्राफ को ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी नहीं रखूंगा। मैंने सिर्फ आपसे एतराफ़ किया है कि पेंटिंग के फोटोग्राफ मैंने लिए थे। इमरान ने कहा। आईएसआई? सर सुल्तान ने पूछा। इसकी फिक्र ना कीजिए। इमरान हाथ उठाकर बोला। उन्हीं की गफलत की बिना पर पेंटिंग भी हाथ से गई। इमरान ने कहा। मैखावर गलत कहता है कि तुमने उससे एतराफ़ किया था। सर सुल्तान ने कहा। बकवास करता है। दरअसल मेजर फ़हीम से पेंटिंग हासिल कर लेने के बाद ही उसे ख्याल आया होगा कि कहीं मैंने उसके फ़ोटोग्राफ तो नहीं लिए। इमरान ने कहा। हाँ, ये मुमकिन है। सर सुल्तान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। थोड़ी देर खामोश रहे, फिर चौंक कर बोले। आखिर ये किस्सा फ़ौरन प्रेस तक पहुंचा कैसे? इस किस्से को अब ख़त्म कर दीजिए तो बेहतर ही होगा। इमरान ने कहा। क्यों? सर सुल्तान ने पूछा। ये गलती एक ऐसे फ़र्द से सरजद हुई थी जिसको पेंटिंग की अहमियत का इल्म नहीं था। किसकी बात कर रहे हो? शिमला की सेक्रेटरी मेरिया की। उसने एक गैर मुल्की प्रेस के नुमाइंदे को सिर्फ ये बताया था कि पेंटिंग किस किस्म की थी और हैरत जाहिर की थी कि एक घटिया सी पेंटिंग के लिए इतना हंगामा हो गया। ठीक है, तो इस सिलसिले में अब खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए। सर सुल्तान ने सर हिलाकर बोले। अब तो ये देखना है कि ये तीसरी पार्टी कौन है जिसने मैं खावर को भी चोट दे दी। इमरान ने कहा। ओह, उसका क्या हुआ जिसके खिलाफ तुमने शुबह जाहिर किया था कि वो रोज़ा पालगिरियों का आदमी भी हो सकता है? सर सुल्तान ने पूछा। उस पर भी खाक डालिए, कोई बहुत अहम आदमी नहीं है। उसने मुझसे एतराफ़ कर लिया है कि वो शिमला के बॉडीगार्ड की हैसियत से दरअसल रोज़ा ही के लिए काम कर रहा था और मकसद उसी पेंटिंग की तलाश के अलावा और कुछ नहीं था। इमरान ने कहा। तो अब तुम तीसरी पार्टी के लिए क्या सोच रहे हो? सर सुल्तान ने पूछा। मेरे ख्याल से अब हमें तो आराम ही करना चाहिए। आईएसआई वालों को ही तीर मारने दीजिए। इमरान बोला। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, सर सुल्तान ने कहा। तो फिर बताइए, क्या हम तीसरी पार्टी के लिए तलाशी गुमशुदा का इश्तेहार जारी कराएंगे? हाँ, अगर उस तीसरी पार्टी के सर में भी फोटोग्राफ का सौदा समाया तो मुझसे ज़रूर टकराएगी। उसी वक्त देखा जाएगा। ये कोई जासूसी नावल नहीं तसनीफ हो रहा, समझे? सर सुल्तान आंखें निकाल कर गुर्राए। समझ गया जनाब, लेकिन आप ये तो देखिए कि ये किस्सा किसी जासूसी नावल ही की तरह शुरू हुआ है। हो, गधी और उसका बच्चा, बहराम और उनकी खाला। इमरान बोला। उस फोटोग्राफ पर कब काम शुरू करोगे? सर सुल्तान ने पूछा। जरा दम लेने दीजिए जनाब। सर सुल्तान उसे घूरते हुए कुछ ना बोले। थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा। मेजर फ़हीम को उस पेंटिंग के शेड्स में किसी किस्म के नक्शे की झलक नजर आई थी, इसलिए वो इसे ज़ाती तौर पर तजर्बागाह में ले गया था। क्या तुम्हारे लिए हुए फोटोग्राफ में भी? सर सुल्तान ने पूछा। अभी उनकी बात ना कीजिए। इमरान हाथ उठाकर बोला। क्यों? सर सुल्तान ने फिर आंखें निकाली। उनके बारे में भी अभी कुछ नहीं कह सकता। स्पाई कैमरे से माइक्रोफिल्म पर जल्दी में अक्स लिए थे और हमारी रिपोर्टरी में भी फ़िलहाल वो स्टफ़ मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए उसे बेहतर इनलार्जमेंट के तौर पर डेवलप किया जा सके। स्टफ़ कहाँ से आएगा? आ जाएगा, बेफ़िक्र रहिए। और अगर कोई आपसे मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसका कोई वाज़ेह जवाब हरगिज़ ना दीजिए। इसी तरह मैं तीसरी पार्टी पर भी हाथ डाल सकूँगा। इमरान बोला। तुम्हें जनरल से कह दूँ कि तुम्हें किसी फ़ोटोग्राफ के वजूद का इल्म नहीं? सर सुल्तान ने कहा। बिल्कुल कह दीजिए। और अगर तुम बराह रास्त घेर लिए गए तो? सर सुल्तान ने कहा। नतीजे का खुद जिम्मेदार होऊंगा। इमरान बोला। दुश्वारी में पड़ जाओगे? सर सुल्तान ने कहा। बहुत दिनों से किसी खास दुश्वारी में पड़ा नहीं हूँ, इसलिए पढ़ने को जी चाहता है। अच्छा, आप दफा हो जाओ, सर सुल्तान हाथ हिलाकर बोले और इमरान ठट्टाई से हंसता हुआ उठ गया। साहिल समुंदर के एक वीरान और दूर अफ्तादा हिस्से में बड़ा सा अलाव रोशन था, जिसके गिर्द 5 सफ़ेद फार्म गैर मुल्की हिप्पी बैठे गा बजा रहे थे। उनमें 2 लड़कियां थीं और 3 मर्द। चर्च के सिगरेट भी फूंके जा रहे थे। लड़कियां खुश शक्ल और तंदुरुस्त थीं। मर्द भी तवाना और जवानुल उम्र ही थे। आम हिप्पियों की तरह गंदे मालूम नहीं होते थे। बाल ज़रूर बढ़ा रखे थे, लेकिन उनके लिबास या जिस्म मैले नहीं थे। उनमें से एक गिटार बजा रहा था और दोनों लड़कियां हम आहंग होकर कुछ गा रही थीं। दफतन किसी तरफ से एक और हिप्पी नमूदार हुआ, जो एक बड़ा सा पार्सल बगल में दबाए हुए था। उसे देखकर लड़कियां खामोश हो गईं और गिटार भी थम गया। क्या खबर है? एक हिप्पी ने नौवायद से सवाल किया।
सब ठीक है, ये देखो। उसने पार्सल को दोनों हाथों से थामकर उन्हें दिखाते हुए कहा और फिर उस पर से कागज़ की तहें उतारने लगा। इसके बाद वो इस पेंटिंग को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे, जो कागज़ की तहों के नीचे से बरामद हुई थी। क्या गधी है और क्या बच्चा है! वाह! एक लड़की चहकारी। देख चुके? नवाइद हिप्पी ने सब पूछा और सबने बैक आवाज़ में अस्बात में जवाब दिया। फिर नवारिद ने वो पेंटिंग भड़कते हुए अलाव में डाल दी। शोले कुछ और बुलंद हो गए और एक लड़की गधी की तरह रेंगने लगी। बकिया अफराद जोर जोर से कहकही लगा रहे थे। शोले भड़कते रहे और लड़की रेंगती रही। रेंग जाओ, एक हिप्पी बोला, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हारा बच्चा बनने पर तैयार नहीं होगा। तुम सब मेरे बच्चे हो, लड़की ने जवाब दिया और वो खामोश होकर उस पेंटिंग को राख होते देखते रहे। मैं खाबर पकड़ लिया गया, नवाइद हिप्पी ने इत्तला दी। जहन्नम में जाए, दूसरे ने जवाब दिया। हमने किस्सा ही खत्म कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि किस्सा खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? मैंने सुना है कि जिसने शिमला के यहाँ से पेंटिंग बरामद की थी, उसने इसको सरकारी तहवील में देने से पहले उसके फोटोग्राफ ले लिए थे। उससे फोटो तलब किए गए हैं। उसने सिरे से इनकार कर दिया कि उसने पेंटिंग के फोटो भी लिए थे। पेंटिंग अली इमरान ने बरामद की थी, दूसरा हिप्पी बोला। इसलिए तो खदशा है कि फोटो जरूर लिए गए होंगे, उसने कहा। उससे बैद नहीं। अगर ये बात है तो मैं उससे निपट लूंगी, एक लड़की बोली। तुम उसके करीब भी नहीं जाओगी, मर्सी डार्लिंग, नवाइद हिप्पी ने कहा। क्यों? उसने तेज लहजे में पूछा। वो एक रेटल स्नेक है। पहले झुंझुना बजाकर महसूस करता है, फिर अचानक डस लेता है। मैं देखूंगी। तुम्हारी मर्जी, मैंने आगाह कर दिया। ये जरूरी है कि हम उसे फोटोग्राफ समेत फना कर दें, दूसरा हिप्पी बोला। कोशिश तो यही होनी चाहिए, नवाइद ने पुरतशवीश लहजे में कहा। बताओ वो कहाँ मिलेगा, लड़की ने पुरअज़म लहजे में पूछा। यही बताना तो मुश्किल है कि वो कहाँ मिलेगा। वो तुम्हारे बस का नहीं है, मर्सियाना। अभी तक तो ऐसा कोई मर्द मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो मेरे बस का ना हो, मर्सियाना फ़ख्रिया लहजे में बोली। अच्छी बात है, तो मैं उसके फ्लैट का पता लिखकर तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन याद रहे कि ये तुम अपनी जिम्मेदारी पर करोगी। हमें हिदायत की गई थी कि यहाँ अपने काम के दौरान मैं हत्तल इम्कान उसका सामना करने से गुरेज करें। फिर फोटोग्राफ के असूल की क्या सूरत थी, मर्सियाना ने पूछा। यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कि इस सिलसिले में खुसूसी हिदायत हासिल किए बगैर कोई कदम ना उठाया जाए। तुम हिदायत हासिल करते रहो, मैं तो सबसे अलग काम करूंगी और इस दौरान मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूंगी। अपने तौर पर करूंगी ये काम। कोई कुछ ना बोला। फिर मर्सियाना ने उससे इमरान का पता लिया और अपना थैला उठाकर कंधे पर डाला और वहां से चल पड़ी। करीबन 2 फरलांग पैदल चलकर उस जगह पहुंची जहां मुतादिद चूबी झोपड़ों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोंपड़े का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और केरोसिन लैंप रोशन कर दिया। यहाँ एक बिस्तर, 2 कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ पड़ी हुई थी। बिस्तर के नीचे एक सूटकेस भी नजर आ रहा था। उसने हिप्पियों वाला लिबास उतारकर ढंग के कपड़े पहने और बालों को सलीके से संवारने लगी। थोड़ी देर बाद झोंपड़े से बरामद हुई। इस बार सूटकेस उसके हाथ में था। फिर पैदल ही चलती हुई साहिली तफरीगाह के उस हिस्से में पहुंची जहां गाड़ियां पार्क की जाती थीं। एक लंबी सी गाड़ी के दरवाजे का कुफल खोला और सूटकेस पिछली सीट पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उसी गाड़ी को ड्राइव करती हुई शहर की तरफ जा रही थी। इमरान को अब उस पार्टी की तलाश थी जिसने मैं खावर को भी छोड़ दी थी। लेकिन ये तलाश ऐसी ही थी जैसे कोई खला में हाथ पांव मार रहा हो। तीसरी पार्टी ने अपना कोई अता पता ना छोड़ा था कि वो जाकर किसी के गिरबान पर हाथ डाल देता। मैं खावर की गाड़ी की डिक्की में जो फ्रेम छोड़े गए थे उस पर तो किसी की उंगलियों के निशानात तक भी नहीं मिले थे। लिहाजा अब इसके अलावा और क्या हो सकता था कि इमरान उसी जगह के चक्कर लगाता रहता जहां मैं खावर अपनी गाड़ी पार्क करता था। हो सकता था कि फ्रेमों की तब्दीली की कार्रवाई यहीं हुई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि फ्रेम तब्दील करने वाला भी इंटरकॉन ही में मुकीम हो। बहरहाल असूल के मुताबिक तफ्तीश की इब्तिदा यहीं से हो सकती थी, लिहाजा झक मारता फिर रहा था। यानी इस वक्त ख्वामख्वा इंटरकॉन के रिक्रिएशन हॉल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे कोशिश ही कहना चाहिए, क्योंकि गेट पर खासी भीड़ थी। बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे किसी मारधाड़ से भरपूर फिल्म शो पर लोगों ने रश किया हुआ हो। दरअसल आज यहाँ पर एक रक्स का प्रोग्राम था। इसी भीड़ भाड़ में अचानक कोई पूरी कुवत से आकर टकराया और फिर उसकी गर्दन में दोनों हाथ डालकर झूल भी गया। वो तो समझा था कि झूल गया है, लेकिन आगे फाड़कर देखने पर मालूम हुआ कि झूल गई है।
इमरान की गर्दन पर गिरफ्त मजबूत थी और उसकी आंखें बंद थीं। घुंघरियाले खुशनुमा बाल शानों पर लहरा रहे थे। किसी मगरिबी मुल्क की मालूम होती थी। क्या हुआ? क्या हुआ? चारों तरफ से आवाजें आने लगी और लोग उनके करीब से हटने लगे। अरे साहब, संभालिए, वरना नीचे गिर जाएगी, किसी ने इमरान को ललकारा और वो सचमुच अहमकाना अंदाज में मुंह फाड़कर उस गैर मुल्की लड़की को देखने लगा जो उसकी गर्दन में झूलकर बेहोश हो गई थी। ओह खुदा की पनाह, आप शायद बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं, किसी ने करीब ही से कहा। कमर में हाथ दीजिए और संभाल लीजिए, वरना वो नीचे आई। और इमरान ने बड़ी सादतमंदी से उस मशवरे पर अमल किया। बात भी पल्ले पड़ गई थी, यानी वो लोग उस अजनबी लड़की को उसी के साथी समझ रहे थे। उसे हाथों पर उठाइए जनाब, आप तो बहुत भोले मालूम होते हैं, किसी ने उसका शाना थपक कर कहा। ओह जी हाँ, इमरान बौखलाकर बोला, और फिर इस मशवरे पर भी अमल करना ही पड़ा। क्या यूं ही खड़े रहेंगे? उसने फिर हमदर्द की आवाज़ सुनी और लड़की को हाथों पर उठाए हुए उसकी तरफ घूम गया। मेरा मतलब है, क्लिनिक की तरफ ले चलिए, उसने कहा। ये एक मौमर और बेहद नफासत पसंद आदमी था। मैं नहीं जानता किधर है, इमरान हिकलाया। मेरे साथ आइए। इस दौरान में इमरान भांत भांत की बोलियां सुनता रहा। जैसे भी बूढ़े के साथ चलने के लिए आगे बढ़ा, लोग इधर उधर हट गए। होटल ही की इमारत में वाकई क्लिनिक तक पहुंचने के लिए ज्यादा नहीं चलना पड़ा था। डॉक्टर मौजूद था। इमरान ने लड़की को मुआयने की मेज पर लेटा दिया। मोहम्मद आदमी अब भी उसके साथ था। क्या पहले भी ऐसा कोई दौरा पड़ चुका है? डॉक्टर ने इमरान से पूछा। पता नहीं, इमरान ने होंको की तरह जवाब दिया। तुम वाकई बहुत नर्वस मालूम होते हो, मोहम्मद आदमी ने उसका शाना थपक कर कहा। वरना ऐसी कोई खास बात नहीं, कभी कभी भीड़ भाड़ की वजह से ऐसा भी हो जाता है। अल्लाह जाने, इमरान ने ठंडी सांस ली। डॉक्टर लड़की को होश में लाने की तदबीरें कर रहा था। इधर बूढ़े की नज़र इमरान के चेहरे पर थी और इमरान का चेहरा हिमाकतों की आमाजगा बना हुआ था। क्या दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं है? अचानक उसने पूछा। मेरी तो अकल ही खप्त होकर रह गई है, इमरान बोला। घबराने की बात नहीं है। कहाँ रहते हो? बकरा मंडी में। ओह, बूढ़े के लहजे में हैरत थी। फिर उसने संभल कर पूछा, क्या करते हो? मवेशियों की आड़त। इससे दोस्ती कैसे हुई? होश में आकर खुद ही बताएगी, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, शायद आप बुरा मान गए। बुरा मानने की बात ही है जनाब, इमरान ने अत्ते फुलाकर बोला। अगर मैं बकरों की आड़त करता हूँ तो आप हैरत से पूछते हैं कि इससे कैसे दोस्ती हुई? अरे, क्या मैं बकरे अपने गले में लटकाए फिरता हूँ कि दोस्ती ना हो सकती? वाकई आप बुरा मान गए, बूढ़ा हंसकर बोला। बकरा मेरा जज्बाती मसला है, इमरान बोला। लेकिन जिंदा दिल मालूम होते हैं, बूढ़े ने कहा। जिंदा दिल ना होता तो ये इस तरह गर्दन में झूल जाती? मैं नहीं समझा, वही बोला। वही होश में आकर समझाएगी, इमरान बोला। बहुत बेहतर जनाब, मैं चला, बूढ़े ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मुझे क्या? उसके टल जाने पर इमरान ने तवील सांस ली और डॉक्टर की तरफ देखने लगा, जो लड़की के बाजू में कोई दवा इंजेक्ट कर रहा था। फिर वो इमरान की तरफ मुड़ा और बोला, आप बैठ जाइए, कम से कम 10 मिनट जरूर लगेंगे। मेरी दानिश में ये नर्वसनेस का दौरा था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इमरान बोला। अब तो वो गले ही पड़ गई थी। फिर वो ये सोच भी रहा था कि नामालूम पार्टी भी उसमें दिलचस्पी ले सकती है और हो सकता है उसने भी पेंटिंग के फोटोग्राफ के बारे में सोचा हो। लिहाजा इस वाक़े को नज़रअंदाज ना करना चाहिए। देखना चाहिए कि होश में आने वाली लड़की का क्या रवैया होता है। आप वाकई बकरों की आड़त करते हैं? डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद इमरान से पूछा। हरगिज़ नहीं जनाब, वो तो मैंने उन बड़े मियाँ से पीछा छुड़ाना चाहता था। मेरा फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग का कारोबार है, इमरान ने कहा। खूब खूब, डॉक्टर मुस्कुराकर रह गया। उधर लड़की के जिस्म में हरकत हुई। फिर वो अचानक कराकर उठ बैठी और बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर मेज से उतरती हुई चीखने लगी, मेरा बैग, मेरा बैग! ओह ठहरिए, बैठी रहिए, डॉक्टर आगे बढ़कर बोला। आपको आराम की जरूरत है। मेरा बैग छीन कर ले गया, वो बोली। कौन? इमरान ने आगे बढ़कर पूछा। मैं नहीं जानती, उसने मेरा बाजू पकड़ा था और बैग छीन लिया था। बाजू पकड़ते ही ऐसा लगा जैसे बाजू में सुई चुभ गई हो। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मेरा बैग, लड़की बोली। किस बाजू की बात कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा। वो सोच में पड़ गई, फिर बोली। चुभन तो दोनों बाजू में महसूस हो रही है, लड़की ने कहा। इस बाजू में तो मैंने इंजेक्शन दिया है, दूसरा बाजू खोलिए, डॉक्टर बोला। मैं कहती हूँ मेरा बैग, लड़की बोली। जिसने छीनना था वो अब यहाँ तो ना होगा, इमरान ने कहा। और वो इमरान को गौर से देखती हुई अपना दूसरा बाजू खोलने लगी। हाँ, यहाँ कोई चीज़ छुपी थी, डॉक्टर बाजू पर एक जगह उंगली रखकर बोला। मेरा बैग, मेरी सारी रकम उसी में थी, लड़की फिर बोली। ओह, तो चलो पुलिस को इत्तला दें। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इमरान ने अपना पर्स निकालते हुए कहा।
डॉक्टर का बिल अदा करके वो क्लिनिक से निकले और लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? कोई भी नहीं। यानी कि वो, यानी कि तुम बेहोश होकर मेरी गर्दन में झूल गई तो लोग समझे शायद तुम मेरे साथ हो। इमरान ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अगर वो डाकू पकड़ा ना गया तो मुझे खुद को मुफलिस समझना चाहिए। वो लड़की बोली, क्या वहीं उसी भीड़ में था? इमरान ने पूछा। वहीं उसी भीड़ में था, खुदा उसे गारत करे। क्या कहीं बाहर से आई हो? इमरान ने पूछा। न्यूजीलैंड से, बग़र्ज़ सयाहत। सारी रकम उसी बैग में थी, कुछ नकद और कुछ ट्रैवल्स चेक की शक्ल में। पूरे $10,000 थे। लड़की ने कहा। कहाँ क्या है? इमरान ने पूछा। रोनिक में। अब क्या होगा? फिलहाल रिपोर्ट कर देनी चाहिए। इमरान ने कहा। इससे क्या होगा? क्या मेरी रकम फौरी तौर पर मिल जाएगी? लड़की ने कहा। क्या हुलिया वगैरह बताओगी उस आदमी का? इमरान ने पूछा। मैं उसे पूरी तरह देख ही नहीं सकी थी। लड़की बोली। तब फिर पुलिस भी कुछ ना कर सकेगी, लेकिन रिपोर्ट तो कर ही देनी चाहिए। इमरान ने कहा। इमरान ने करीबी पुलिस स्टेशन पर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई और लड़की से कहा कि वो उसे उसके होटल तक छोड़ आए। चलो, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? बिल्कुल मुफलिस हो गई हूँ। तन्हा आई हो? इमरान ने पूछा। बिल्कुल, और यहाँ किसी को जानती भी नहीं। न्यूजीलैंड में अपने बैंक से रिजू करो। इमरान बोला। किसी करोड़पति की बेटी नहीं हूँ, एक फर्म में मुलाजिम हूँ। जो रकम पसंदाज की थी, सारी की सारी निकलवा कर इस सफ़र पर निकल खड़ी हुई। लड़की ने कहा। फिलहाल कुछ रकम मुझसे ले लो। इमरान बोला। यहाँ तुम पहले आदमी हो जिससे मजबूरन अपने निजी मामलात के बारे में गुफ्तगू कर रही हूँ। लड़की बोली। कोई बात नहीं, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। इमरान ने कहा। फिलहाल मैं तुम्हें ₹500 दे सकता हूँ, जो $50 के बराबर होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। लड़की बोली। इसकी ज़रूरत नहीं, टिकट तो वापसी का ही लिया होगा। इमरान ने पूछा। हाँ, टूरिस्ट को लेना ही पड़ता है। लड़की ने कहा। कहो तो वापसी के लिए इसी वक्त सीट भी बुक करा दूँ। इमरान ने कहा। नहीं, मैं कुछ रुक कर इंतज़ार करना चाहती हूँ, शायद मेरी रकम वापस ही मिल जाए। लड़की ने कहा। उम्मीद नहीं है। वैसे अगर तुम इंटरकॉन ही में मुकीम होती तो होटल के कारकुनों को तुम्हारे नुकसान का कुछ ना कुछ अजाला तो करना ही पड़ता। इमरान ने कहा। मुझे तुम्हारा मुल्क बहुत पसंद आया था, कुछ दिन यहाँ गुजारना चाहती थी, लेकिन बड़ा धोखा खाया। यहाँ की इखलाकी कदरों के बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा था और उस पर ईमान लेकर आई थी। तुमने बहुत देर कर दिया आने में। मगरिब की कमिंगियाँ तुमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई थीं। इमरान बोला। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा अपना अब क्या रहा है, सिर्फ रंगत का फ़र्क है, वरना सारी दुनिया में लोग एक जैसे हो गए हैं। सब मुस्तकबिल से मायूस हैं और एक दूसरे का गला काटते रहते हैं। बात अब माशी सियासत की तरफ जा रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई और बात करो। इमरान बोला। हैरत है, मैंने तो यहाँ हर चार सिर्फ सियासत ही की बातें सुनी हैं। तुम क्यों इनसे भाग रहे हो? लड़की बोली। मैं दूसरी किस्म का आदमी हूँ, अल्फाज मेरा पेट नहीं भर सकते। इमरान बोला। खैर, ख़त्म करो, और शायद हम रोनेक पहुँच गए हैं। लड़की बोली। गाड़ी रोनेक की कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। इमरान उसे पार्किंग लॉट की तरफ लेता चला गया। कुछ देर ठहरोगे मेरे साथ? लड़की ने पूछा। क्या ये ज़रूरी है? इमरान बोला। लड़की ने सर घुमाया और उसे गौर से देखने लगी। इमरान इंजन को रेस देकर स्विच ऑफ करने जा रहा था। इस तरह क्यों देख रही हो? उसने स्विच ऑफ करके पूछा। तुम अजीब आदमी हो, ना तुमने अभी तक अपना नाम बताया और ना मेरा पूछा। लड़की ने कहा। तुम्हारा नाम उसी वक्त मालूम हो गया था जब तुम पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करा रही थी। उन्होंने मेरा नाम और पता भी मालूम किया था, तुमने भी सुन लिया होगा। इमरान बोला। मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि किस तरह रिपोर्ट लिखवाई थी। लड़की ने कहा। मेरा नाम अली इमरान है। क्या करते हो? बकरों की आड़त। मैं समझी नहीं। मटन के लिए बकरों की तिजारत। ओह, कैटल फार्मिंग। हाँ, यही समझ लो। इमरान बोला। तो उतरो, चलो मेरे कमरे में। लड़की ने कहा। मैं तुम्हें यहीं 500 रुपये देकर भाग जाना चाहता हूँ। इमरान ने कहा। क्यों, ये क्या बात हुई? जितनी भी इखलाकी कदरें यहाँ बाकी बची हैं, उन्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। इमरान बोला। वो जोर से हंस पड़ी और बोली। तुम वहाँ पहुँचकर भी शाफत का मुजाहिरा कर सकते हो। लड़की ने कहा। ताकि तुम अपने मुल्क में जाकर कह सको कि इतने बेहुदा लोग हैं कि खूबसूरती से भी मुतासिर नहीं होते। इमरान ने कहा। ओह, चलो, बहुत ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं। वो बेतकल्लुफ़ी से उसके शाने पर हाथ मारकर बोली। इमरान सोच रहा था कि आखिर वो उसी की गर्दन में क्यों झूल गई थी। वहाँ और लोग भी थे। बहरहाल, वो इस हद तक गैर मोहतात नहीं होना चाहता था कि उसके साथ उसके कमरे तक चला जाता, लेकिन वो तो सर हो रही थी। उसने अपने पर्स से 500 के नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। लो, ये रख लो, और साथ ही मेरा कार्ड भी है। न्यूजीलैंड पहुंचकर वापस कर देना। मुझे नहीं चाहिए, मैं बेकार नहीं हूँ। वो बिगड़ कर बोली।
अपने सफारत खाने से रिजू करूंगी और मेरी माली मुश्किलात रफा हो जाएंगी। लड़की ने कहा, पहले तो तुम मेरी इस पेशकश पर शुक्रिया किया था, अब तो मेरी तौहीन कर रहे हो, मेरी पेशकश को ठुकरा रहे हो। मैं मजबूर हूँ मर्सियाना, मेरी मम्मी को पता चल गया तो बहुत मारेंगी। इमरान ने कहा, यह क्या बकवास है? वो बिगड़ कर बोली। यकीन करो, इमरान घिघियाया, मुझे बचपन से सबक पढ़ाया गया है कि किसी औरत से तन्हाई में ना मिलो। तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ के मर्दों और औरतों के दरमियान कम से कम एक जूते का फासला जरूर होता है। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मर्सियाना बोली। असल में रात को मेरी अकल खब्त हो जाती है। कल सुबह को मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तुम ये रकम रख लो, सफारत खाना फौरी तौर पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। इमरान ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, अच्छी बात है, कल ज़रूर आना। मैं 10 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, कमरा नंबर 24। लड़की ने कहा। वो गाड़ी से उतरकर होटल की इमारत में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद इमरान एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से सफदर को मर्सियाना से मुतालिक हिदायत दे रहा था। रौनक के कमरा नंबर 24 में मुकीम है, इसी वक्त से निगरानी शुरू कर दो। तुम्हें देखना है कि वो तन्हा ही है या कोई और भी उसके साथ है। बहरहाल मिलने जुलने वालों पर खुसूसियत से नजर रखती हैं। इमरान ने कहा। आखिर बात क्या है? दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ आई। आप मुझसे सिर्फ लड़कियों की निगरानी करा रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा था, शायद तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। इमरान बोला। निगरानी मैं करता हूँ और आखिर में वो आपके साथ बैठी नजर आती है, सफदर ने कहा। खुदा का शुक्र अदा करो कि नताइज के जिम्मेदार खुद नहीं होते। इमरान बोला। बहुत बेहतर, मैं देख लूंगा, सफदर ने कहा। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और बूथ से बाहर निकला ही था कि किसी ने सर के पिछले हिस्से पर जोरदार ज़रब लगाई। आंखों में ताए नाच गए। इसके बावजूद भी हालात का मुकाबला करने के लिए पलट पड़ा, लेकिन दूसरी ज़रब शाने पर पड़ी और अंधेरी रात पर मजीद अंधेरा मुसल्लत होता चला गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।